चलिए बच्चा लोग, अल्कोहल के निर्माण के बाद अल्कोहल के भौतिक गुणों पर चर्चा करते हैं। और भौतिक गुणों में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। मेनली हम फोकस करेंगे, एक तो हम फिजिकल स्टेट पर पढ़ेंगे, भौतिक अवस्था पर। एक हम फोकस करेंगे अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता पर, और एक मेनली फोकस करेंगे हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, इन पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। पहली टर्म पर आते हैं फिजिकल स्टेट। नॉर्मली हम देखते हैं जो अल्कोहल होते हैं वो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कहाँ तक? C1 से C17 वाले अल्कोहल लिक्विड और वाष्पशील वेपराइजेबल। ठीक है, ये जो होते हैं वाष्पशील द्रव होते हैं C1 से C17। मतलब जैसे मैथेनॉल 1 कार्बन है, एथेनॉल 2 कार्बन है, प्रोपेनॉल 3 कार्बन है, ब्यूटेनॉल अप टू 17 तक। ठीक है, ये हो गई इनकी वाष्पशील द्रव अवस्था C1 से C17। कई बार हम इसका एग्जाम्पल हम ऐसे भी देख सकते हैं, कई बार हमारे आसपास तमाम एलिमेंट मिल जाते हैं जो क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। ठीक है, और ड्रिंक करने के बाद में हम देखते हैं कि उनमें से अजीब सी स्मेल आती है। जैसे वो हमारे सामने से निकलते हैं, हमसे बात करते हैं, तो हमें अजीब सी स्मेल फील होती है, हमें पता चल जाता है कि इसने ड्रिंक कर रखा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ड्रिंक होती है, वाइन होती है, शराब, उसका जो मेन कंपोनेंट है वो होता है एथेनॉल C2H5OH। एथेनॉल में कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल कैसा होगा? लिक्विड तो है ही, लेकिन कैसा है? वाष्पशील होगा। तो अब शराबी ने शराब पी जिसमें एथेनॉल है, अब ये वाष्पशील द्रव होता है, तो इसकी जो वेपर होती है, जैसे वो बात करता है तो उसकी जो वेपर होती है वो वेपर और वायु के माध्यम से हमारी नाक तक पहुंच जाती है और हमें पता लग जाता है कि इसने अल्कोहल का सेवन कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया इनकी वाष्पशील द्रव अवस्था का कार्बन 1 से कार्बन 17 तक। इसके बाद में C17 से जो एबव, मतलब ऐसे अल्कोहल जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 17 से ज़्यादा है, तो ये क्या होते हैं, जैसे जैसे इनमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाएंगे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं। इसके कारण ये लिक्विड स्टेट से धीरे धीरे कौन सी स्टेट में आने लगते हैं? सॉलिड स्टेट में आने लगते हैं। कौन सी अवस्था में आने लगते हैं? ठोस अवस्था में आने लगते हैं। और कैसे ठोस होते हैं ये? हार्ड नहीं होते, मोम के समान मुलायम ठोस। ज़्यादा हार्ड नहीं होते। लिक्विड से जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे तो लिक्विड द्रव अवस्था से ये ठोस अवस्था में आते हैं, और ठोस अवस्था भी कैसी रहेगी? मुलायम। किसके समान? मोम मुलायम होता है, उसके समान इनका ये हो जाता है। अब हम एक बात कर लेते हैं द्रव अवस्था के साथ साथ ही इनके स्वाद की। ठीक है, तो इनका स्वाद बर्निंग टेस्ट होता है, ऐसा लगता है कि जल रहा है कुछ। ठीक है, कई बार आप जैसे बचपन में कई बार देखते हैं हम कि जब बच्चे को ठंड लग जाती है, छोटा बच्चा होता है, ठंड लग जाती है, तो उनको फौजी वाली जो रम होती है, आधा ढक्कन थोड़ा सा फौजी वाली रम पिलाकर हमें पिलाई थी हमारी मम्मी ने 1-2 बार। तो अब जैसे ही उसको पिलाते तो ऐसी अजीब सा मुंह बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल है उसमें उसका बर्निंग टेस्ट होता है, ऐसा गले में जलन सी होने लगती है। ठीक है, तो इनका टेस्ट कैसा होता है? बर्निंग टेस्ट। ठीक है, और तीक्ष्ण स्मेल होती है ये अल्कोहल की। स्मेल ऑर्डर कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। चलिए, अब हम जहाँ से मेनली क्वेश्चन बनता है इन 2 पॉइंट में से। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। अब हम पहले डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी पर।
विलेयता पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए एल्कोहल जो होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, पानी में आसानी से घुल जाते हैं। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रारंभिक एल्कोहल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बाद में डिस्कस करेंगे इस पर हाईली पॉइंट पर। अब क्यों होते हैं पानी में घुलनशील? क्योंकि एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। एच बॉन्डिंग को एक बार देख लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, कैसे होती है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 3 एलिमेंट की, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं हाइड्रोजन की। ठीक है, जब अणु में इनमें से कोई सा एक एलिमेंट उपस्थित होता है और हाइड्रोजन उपस्थित हो, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ में, एक मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड बना लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी एग्जांपल को देखिए, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल पानी में क्यों घुलनशील होते हैं उसको देखिए। मान के चलिए मैं मेथनॉल का एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3OH, इसको पानी में डाला, तो पानी में डालने पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए, ये आपका कोई कंटेनर, इसमें मैंने डाला CH3OH, और यहाँ पर क्या आपका H2O, ये आपका वाटर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इधर से इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन पर तो क्या आएगा यहाँ पर? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव लिख लीजिए, लिखना चाहो तो। इसी प्रकार से इस वाले ऑक्सीजन पर क्या होगा? नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए वही स्थिति आ रही है फोन वाली, कि एक मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये वाला ऑक्सीजन, और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन, ये अपोजिट चार्ज हैं दोनों पर, जिसके कारण इनमें क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो एल्कोहल को जब वाटर में मिलाया जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या बना लेता है? एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण एल्कोहल पानी में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं एल्कोहल के अलावा लगभग समान अणुभार वाले इसके अन्य यौगिक, जैसे मैं बात करता हूँ ईथर की, एल्केन की, एल्किल हैलाइड की, ठीक है। तो इसमें देखिए ईथर का CH3O, CH3, ईथर में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तो है, इसी का समावयवी है एथेनॉल, इसका नहीं, एथेनॉल का CH3 CH2OH, 2 कार्बन है ईथर में भी, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, दोनों समावयवी हैं। एथेनॉल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है, लेकिन ईथर नहीं कर पाता। ईथर क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ईथर में यहाँ पर फ्री हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पर जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन तीनों, ये हाइड्रोजन तीनों इस वाले कार्बन पर जुड़े हुए हैं, फ्री नहीं है। जबकि एल्कोहल में क्या है, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु पर जुड़ा हुआ है, ये फ्री है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। एल्केन का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3, इसमें भी ना तो कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ना ही फ्री हाइड्रोजन है, ये भी वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार एल्किल हैलाइड भी CH3 CH2 Cl, ये भी क्या है, पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसके कारण ये तीनों ही क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल, ठीक है, पानी में घुलनशील होते हैं,
अच्छा, ये हो गया इनका कंपैरिजन। ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है, वाई एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर वाइल ईथर नॉट, जबकि ईथर पानी में घुलनशील नहीं होता है। एल्केन का पूछ लेगा, जबकि एल्कोहल पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि एल्केन ईथर में अघुलनशील होते हैं। क्यों? रीजन यही है, एल्कोहल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसके कारण एल्कोहल पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे एल्कोहल की। मैंने लिखा CH3OH मेथनॉल, CH3CH2OH एथेनॉल, CH3CH2CH2OH प्रोपेनॉल। ठीक है, यही से समझ लीजिए। कहने का मतलब इसमें कार्बन कितने थे, एक, एथेनॉल में कितने हैं, प्रोपेनॉल में कितने हैं, तीन। क्या कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एल्कोहल है, मान के चलो मैथेनॉल की बात कर रहा हूँ मैं, CH3OH। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एल्कोहल है, इसका कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, OH पार्ट, ये वाला, ये क्या कर रहा है, पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या ये वाला पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये वाला पार्ट कैसा हुआ, हाइड्रोफिलिक, क्या बोलते हैं इसको, जल रागी या जल स्नेही। यही तो है जल स्नेही, हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर लविंग। और ये वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब जल प्रतिकर्षी या जल विरागी। अब यहां पर देखिए, CH3OH और ये आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया H2O। यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज था, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये कैसा है, जल से प्रतिकर्षित होता है, रिपल्स होता है, वाटर हिट करता है वाटर से। अब यहाँ पर ये पार्ट कैसा है, छोटा, कैसा है, मिनिमम है, न्यूनतम है, कम से कम एक ही कार्बन है। तो जल क्या कहेगा, ये छोटा सा बच्चा, ये अपना क्या बिगाड़ेगा, चलो हम तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो ये तो छोटा सा बच्चा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई भी हिंड्रेंस जनरेट नहीं करेगा, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो ये बच्चा, अब ये इसमें क्या करा हमने, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इंक्रीज कर दिए। ठीक है, ये कर दिया हमने C2H5, 2 कार्बन बढ़ा दिए। अब इसका जल प्रतिकर्षी पार्ट बढ़ा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ा, तो ये क्या करेगा, जल से दूर होने की कोशिश करेगा। तो जल से दूर होने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसमें क्या होगी, कठिनाई होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कठिनाई होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार से और कार्बन बढ़ा दिए, अब कर दिया हमने 3 कार्बन, C3H7। अब क्या होगा, और ज़्यादा त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा ये, इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, जल के साथ, इसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में और ज़्यादा कठिनाई होने लगती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ, जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट में, एल्किल पार्ट में हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस उत्पन्न होने लगता है, बढ़ने लगता है त्रिविम बाधा बढ़ने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कठिनाई हो जाती है। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से नहीं बनेगा, तो इनकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जल में विलयता कम हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? तो हम लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन हाइड्रोकार्बन पार्ट या एल्किल पार्ट, द सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेज। पानी में इसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, कम होने लगती है। क्लियर है?
चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये क्या होता है, हाईली सॉल्युबल। ये कैसा होता है, पानी में तीव्र घुलनशील है, क्योंकि सबसे छोटा है इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये भी क्या है, हाईली सॉल्युबल। हालांकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है मेथनॉल की तुलना में थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी घुलनशील होता है, इसलिए हम इसको हाईली सॉल्युबल कह सकते हैं। अब प्रोपेनॉल की बात करें तो ये ओनली सॉल्युबल, ऐसा ओनली सॉल्युबल। हाईली वर्ड हटा दिया मैंने इसमें से। क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, इसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कमी हो रही है, सॉल्युबिलिटी में कमी हो जाएगी, तो केवल सॉल्युबल। और हम 4 कार्बन वाले ब्यूटेनॉल की बात करते हैं, पेंटेनॉल की बात करते हैं, और सॉल्युबिलिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, ये तो क्या हुआ, हाईली सॉल्युबल, ये कम घुलनशील हो गया। अब एक चीज और देखिए आप, C6H12O6, ये क्या है आपका, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। अब आप कहेंगे गुरुदेव तुम तो झूठ बोल रहे हैं, हम तो ग्लूकोन दिलाते हैं और गर्मी पड़ रही है खूब पीते हैं और तुरंत पानी में डालते हैं और तुरंत घुल जाता है। ये भी कैसा है, हाईली सॉल्युबल। ग्लूकोज भी क्या होता है, पानी में हाईली सॉल्युबल होता है। हालांकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो इस प्रोपेनॉल से और ज्यादा हो गए, 3 डबल हो गए, लेकिन ये भी हाईली सॉल्युबल है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि भाई एल्कोहल में OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह जितने ज्यादा होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती जाती है। क्यों, जैसे जैसे हाइड्रोक्सी ये वाले OH समूह यहाँ पर बढ़ाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डों की संख्या बढ़ेगी, हाइड्रोजन बंधन ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ग्लूकोज को देखिए, ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 कार्बन हो गए, CH2OH, ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है, अब बाकी इसका कौन सा ग्लूकोज है वो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब आपको काम की बात देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2, 3, 4, 5, कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं इसमें, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। तो जैसे जैसे 5 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप बढ़ते हैं एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी में भी वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिस्कस करते हैं। देखिए, ये वाटर है, एक मॉलिक्यूल, और ये दूसरा मॉलिक्यूल, वाटर से ही ले रहे हैं एग्जांपल। तो ये लिक्विड स्टेट में है, कैसी अवस्था में, ये द्रव अवस्था में, इस प्रकार से। तो लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो सॉलिड से तो होती है ज़्यादा और गैस से क्या होती है, कम। ठीक है, ऐसे तो पढ़ते हैं हम। तो अब यहाँ पर देखिए, वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं, ये रहे। ठीक है, एक H2O और ये दूसरा H2O। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको गर्म कर रहा हूँ, इसको हीट दे रहा हूँ, हीट दे रहे हैं इसको। तो हीट देने पर क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है इन मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ने लगती है, और दूरी बढ़ने पर क्या होगा, इस प्रकार से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। ये तो स्टेट कौन सी थी, लिक्विड स्टेट, और ये कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट। ठीक है,
तो लिक्विड स्टेट में डिस्टेंस कम थी, गैसियस स्टेट में डिस्टेंस ज़्यादा है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, दोनों तरीके से समझाऊंगा, सिंपल समझिए। अभी यहाँ से हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है, तापमान में वृद्धि कर रहे हैं। तो अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमें लिक्विड से वह तापमान जिस पर क्या करना है, जो लिक्विड है वो द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में चला जाए, गैसीय अवस्था में चला जाए, वही तो इसका क्वथनांक होगा। जैसे पानी है, कितने टेम्परेचर पर उबलने लग जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में कन्वर्ट होने लग जाता है, यही तो है। अब दूसरी परिभाषा देख लीजिए क्वथनांक की, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, वही मान्य है। ये आपका कंटेनर हो गया, ठीक है, और मैंने इसको बंद कर दिया। घर पर भी इसका प्रैक्टिकल आप लोग कर सकते हैं। और इसमें वाटर मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, बहुत सारा वाटर भरा हुआ है ऐसे। फिलहाल में वाटर यहाँ तक भरा हुआ था, स्थिति क्या है ए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको गर्म करा, गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से समझना। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, पहले तो ये पास पास थे, अब क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगेंगे, और दूर दूर होने लगेंगे तो ये किसमें, कौन सी स्टेट में आ गए, गैसियस स्टेट में। कौन सी अवस्था में आ रहे हैं, गैसीय अवस्था में आ रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे ऊपर की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे जब जो मैटर है अपना द्रव्य, वो कौन सी अवस्था में जा रहा है, गैसीय अवस्था में। पहले पानी यहाँ तक इसका लेवल था, अब लेवल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कुछ वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, अब लेवल हो गया आपका, मान के चलिए यहाँ पर बी, यहाँ तक रह गया पानी ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे चलता रहेगा प्रोग्राम। अब ये जो गैस में कन्वर्ट हुए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ये इस कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे, पात्र की दीवारों से टकराएंगे, टकराते रहेंगे, और टकराने के बाद में क्या होगा, इनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, संघनन, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के बाद में ये गैसियस अवस्था से पुनः कौन सी अवस्था में आ जाएंगे, द्रव अवस्था में। देख लेना घर पर एग्जाम्पल, एक गर्म चाय ले लेना, गर्म पानी लेना, और उसके ऊपर गिलास में करके हाथ रख लेना ऐसे। क्या होगा, थोड़ी देर बाद हाथ गीला हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो वाष्प है, ये जैसे ही इसकी दीवारों से टकराती है तो संघनन शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद में ये जो गैसीय अवस्था थी वाटर की, ये पुनः कौन सी अवस्था में आने लगती है, द्रव अवस्था में। और धीरे धीरे द्रव की बूंदें बढ़ेंगी, और ये बूंदें वापस कहाँ आएंगी, नीचे की ओर, नीचे की ओर आएंगी, इस प्रकार से ऐसे। अब क्या होगा, ये जो वाटर इसमें भरा हुआ था, इसके लेवल में क्या होगी, वृद्धि, ठीक है। अब ये जो गैस, पहले तो जो पानी था वो गैस में कन्वर्ट हुआ, लेवल बी तक पहुंच गया। अब क्या हुआ, अब ये गैस धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है, पानी में कन्वर्ट हो रही है, तो पानी का लेवल बढ़ेगा। और ध्यान से समझो, अभी कुछ गैस यहाँ भी है, पूरी गैस कन्वर्ट नहीं हुई, कुछ ही गैस का संघनन हुआ है, पूरी का नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा पानी का, जैसे ही गैस का संघनन होगा, पानी बन के नीचे आएगी, तो जल का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। कौन से लेवल पर आ गई, इस लेवल पर आ गया। समझ गए नहीं समझे। अब क्या होगा, इस स्थिति पर थोड़ी देर बाद लेवल बढ़ेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि लेवल निश्चित हो जाएगा। अब आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर देते रहो, अब ये लेवल है पानी का, वो फिक्स हो जाएगा सी पॉइंट पर। ना तो अब लेवल कम होगा, ना ही लेवल ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर से जितनी दर से, जितनी मात्रा में, जिस स्पीड से गैस बन रही है, वाष्प बन रही है, वाष्प का संघनन हो रहा है, उसी दर से वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में, द्रव में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो जिस द्रव से, जिस स्पीड से लिक्विड वाटर से गैसियस बना, गैस बनी, वाष्प बनी, उसी दर से वाष्प से जल हो रहा है, बन रहा है, संघनन हो रहा है। तो अब इसका जो पॉइंट है ये हो जाएगा फिक्स। और इस बिंदु पर इसकी जल की वाष्प के द्वारा इसकी सतह पर लगाया गया दाब कितने, किसके बराबर हो जाएगा,
वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और वायुमंडलीय दाब कितना माना जाता है? 1 एटमॉस्फेयर। कितना माना जाता है? 1 वायुमंडलीय दाब माना जाता है। तो इस बिंदु पर क्या हो गया? इस जल की वाष्प के द्वारा इसकी सतह पर लगाया गया दाब किसके बराबर हो गया? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, अर्थात 1 एटमॉस्फेयर हो गया। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, या टेम्परेचर भी तो मापेंगे। वो टेम्परेचर क्या कहलाता है इसका? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। जितना टेम्परेचर हमने इसको दिया, वह टेम्परेचर, अब इसकी परिभाषा देख लो, वह टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव की वाष्प के द्वारा उसकी सतह पर लगाया गया दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, अर्थात 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, तो वो ताप क्या कहलाता है आपका? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, चलिए ये क्वथनांक के बारे में डिस्कस कर लिया थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं किसके क्वथनांक की? अल्कोहल के क्वथनांक की। चलिए अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। वो किस पर डिपेंड करता है? क्वथनांक किस पर डिपेंड करता है? देखिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर दे रहे हैं इसको। ठीक है, यदि इन मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ध्यान से समझना, यदि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है, तो इनको वाष्प अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए, दूर दूर कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता होगी, अधिक टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और यदि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दुर्बल आकर्षण बल है, तो कम ताप के द्वारा ही इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है और इसको वाष्प में या गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण बलों पर। यदि आकर्षण बल ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और यदि आकर्षण बल कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अल्कोहल की। इसकी बात करते हैं अल्कोहल की। यहाँ पर देखिए एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल, तीसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल। अल्कोहल में क्या होता है? स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, ये क्रम चलता रहे। ऐसे यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा, करते रहो। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लो। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, इस हाइड्रोजन बंधन को तोड़ने के लिए, देखो आपने 11th स्टैंडर्ड में 5वें चैप्टर में पढ़ा था, फोर्सेज के बारे में पढ़ा था। डाइपोल फोर्सेज, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज, ऐसे पढ़े थे। उनमें से एक आपका डिस्पर्जन फोर्स था, लास्ट वाला था हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान आ रहा है? ठीक है, और ये जो फोर्स होते हैं वंडरवाल फोर्स, इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा फोर्स होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग? हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा प्रबल होता है। ठीक है, सभी के अंदर। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसको तोड़ने के लिए थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसके कारण अल्कोहल का क्वथनांक एज कंपेयर टू अदर सिमिलर मॉलिकुलर कंपाउंड्स, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH2OH, इसका आइसोमर लिखा मैंने CH3O CH3, लगभग एक लिख लिया मैंने CH3 CH2 CH3। ठीक है, और एक ले लिया मैंने CH3, छोड़ो इसको, एल्कलाइल हाइड को, ये लीजिए। ये क्या है? अल्कोहल। ये क्या है? ईथर। और ये है आपका एल्केन। अभी मैंने अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया था, तो ये बाय मिस्टेक लिख दिया था 78 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग अल्कोहल का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हुआ।
ठीक है, मेथनॉल का अलग, एथेनॉल का अलग, प्रोपेनॉल का अलग, उसको इग्नोर कर देना। एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। क्या ईथर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? नहीं होती। ईथर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है, तो इनका क्वथनांक क्या होगा? कम। ईथर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसको तोड़ने के लिए कम तापमान चाहिए, अर्थात क्वथनांक क्या होगा? कम। इसी प्रकार एल्केन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है? नहीं पाई जाती। एल्केन के बीच में भी क्या होता है? वीक फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स कैसा है? वीक। इसको तोड़ने के लिए भी क्या होगा? कम टेम्परेचर चाहिए। तो हम कह सकते हैं एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसकी तुलना में? इसकी ईथर और एल्केन की तुलना में। ठीक है, इनका तो बिल्कुल सेम है ही है, ईथर का और एल्कोहल का, क्योंकि दोनों आइसोमर है, इसका भी लगभग समान है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बंधन के कारण इनका जो क्वथनांक होता है समान अणुभार वाले ईथर और एल्केन से अधिक होता है। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में? कंपैरिजन कर लिया हमने, किससे? ईथर से और एल्केन से। अब हम बात करते हैं CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH3OH। कहने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। यहाँ पर कितने थे? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखिए, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पर। ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके समानुपाती होता है? मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, इन अणुओं का मास जितना ज्यादा होगा, अणुभार जितना ज्यादा होगा, इनके बीच में उतना ही अधिक आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास, इसमें कितना कार्बन है? 1 और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 12 + 6 और ये 16। ठीक है, कितना हो गया? 12 और 6 18, कितना हो गया? 34, 34 हो गया। इसका निकालिए, 12 दूनी 24 + 6 + 16, कितना हो गया? 46। मॉलिक्यूलर मास बढ़ा। हाँ, यही तो कह रहा था मैं, 4 32 होगा, सॉरी। यहाँ पर क्या हो गया? कितने कार्बन है? 3, 36। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 और 16, कितना हो गया? 44, 16, 60। मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो आकर्षण बल भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और आकर्षण बल ज़्यादा है तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, अर्थात क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा? प्रोपेनॉल का। क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा? प्रोपेनॉल का क्वथनांक अधिक होता है। कहने का मतलब जैसे जैसे यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी अल्कोहल में, क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास समानुपाती किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ऐसे भी नहीं समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लीजिए, 3 कार्बन 2 और 1। ठीक, तो जैसे जैसे हम यहाँ पर अणुभार में वृद्धि कर रहे हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ पर इसका जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें क्या हो रही है? वृद्धि।
कमी कमी। और कार्बन की संख्या बढ़ाने पर सरफेस एरिया बढ़ा और सरफेस एरिया बढ़ा, ठीक है। और सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ा, अब इनको मुझे कनेक्ट करना है ऐसे, तो ये सरफेस एरिया इसका और ये सरफेस एरिया इसका, तो कम कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो आकर्षण बल कम होगा। अब क्या करा, मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो आकर्षण ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये हुआ, कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि करने पर क्या होती है, सरफेस एरिया में वृद्धि होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जिसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके एल्कोहल के क्वथनांक में भी क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आइसोमर एल्कोहल की, इसकी आइसोमरिक एल्कोहल की। जैसे मैंने लिखा C4H9OH, 4 कार्बन वाले एल्कोहल की बात करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ब्यूटेनॉल दूसरा लिखा मैंने OH, शाखा में वृद्धि हो गई, शाखा बढ़ गई। ऐसे लो इसको, एक यहाँ पर लगा दिया मैंने, ठीक है। आइसोमेरिक एल्कोहल है सभी। यहाँ पर देखिए, ये सीधी श्रृंखला है, इसमें शाखा बढ़ गई, इसमें और शाखाएं बढ़ गई। तो ये कह रहा है कि समावयवी एल्कोहल है आइसोमेरिक एल्कोहल्स के अंदर, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड चेन, जैसे जैसे उनमें शाखाएं बढ़ती हैं, पार्श्व श्रृंखला बढ़ती जाती है, उनका सरफेस एरिया क्या होने लगता है, कम होने लगता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो अणुओं के बीच में आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम हो जाएगा तो क्वथनांक में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समझ गए, नहीं समझ गए। तो इसमें शाखाएं सबसे ज्यादा हैं, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होगा, सबसे कम होगा तो इसका क्वथनांक भी क्या होगा, सबसे कम। इसमें केवल एक शाखा है, एक शाखा निकल रही है अलग से, इसमें कोई शाखा नहीं निकल रही, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट क्या बना बॉइलिंग पॉइंट में, कि एल्कोहल में जैसे जैसे समावयवी एल्कोहलों में शाखाएं बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी होती है, जिसके कारण आकर्षण बलों में कमी हो जाती है और क्वथनांक भी कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट किसका, बॉइलिंग पॉइंट किसका, क्वथनांक का। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट में से क्वेश्चन बनता है, एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करें तो क्या होगा, एक ब्रांच इंक्रीज करें तो क्या होगा, ठीक है। ये दोनों ऑर्डर आपको ध्यान रखने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होगी, और ब्रांच की संख्या बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगी, कमी होती है। चलिए अब इसके आधार पर हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के क्वथनांक का कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए ये कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक। अब इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया, CH2 और ये CH3, ये तो प्राथमिक एल्कोहल हुआ। ये कैसा हुआ, द्वितीयक, और ये कैसा हुआ, तृतीयक। तो क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक और सबसे कम किसका होगा, तृतीयक एल्कोहल का। ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। क्यों, ब्रांचिंग बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो क्वथनांक में कमी हो जाती है। तो सबसे अधिक प्राथमिक का और सबसे कम तृतीयक का।